ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हेलो, am I audible to you? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? चैट पे बता दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की पीआरसी की बाकी क्लासेस आई गेस हो गई हैं। एक हम ही रहते थे, मुलाकात कर ली आप लोगों से। नाम शाज़े पराचा है और अकाउंटेंसी की फील्ड से 10-12 साल से ऊपर का ताल्लुक है। और करंटली यहाँ पर सीए के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपना बिजनेस है, जो आपके पास अभी ये सॉफ्टवेयर पोर्टल का एक्सेस जो आएगा, ये हमारी कंपनी का है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अकाउंटेंसी और टैक्स की सर्विसेज की भी फॉर्म है मेरी, यानी कि प्रैक्टिकल प्लस टीचिंग दोनों से मेरी वाबस्तगी है। और बिजनेस पढ़ाने वाला खुद बिजनेस भी करता है, तो उसे पता भी है कि कैसे बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास बिजनेस के टीचर्स होते हैं जिन्होंने आज तक एक लेयर टॉफ़ी भी नहीं बेची होती, ठीक है। अच्छा जी, पीआरसी 5 का जो पेपर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, इसकी कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। बुरी बात यह कि ये थ्योरी है। थ्योरी पढ़ते हुए सबको थोड़ी बहुत मौत आती है और आनी भी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह कि इस पेपर को पीआरसी के बाकी सब पेपरों में सबसे पहले क्लियर किया जा सकता है, आसान से, सुकून से, ठीक है। अब इस पीआरसी 5 के जो सब्जेक्ट की बात की जाए, इसमें हमारे पास टोटल आते हैं 10 चैप्टर, ठीक है। आज क्योंकि मेरे पास मेरा अपना लैपटॉप नहीं है, तो ये किसी और टीचर का लैपटॉप है, तो उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास से मेरा खुद का लैपटॉप आ जाएगा, तो मैं फिर उसमें पढ़ाना शुरू करूँ। आपके इस इंस्टीट्यूट के अंदर पीआरसी के अलावा मैं कैफ में जो आपके आईटी का जो कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी पढ़ाता हूँ। और जो सीफैप में एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है डेटा मैनेजमेंट और फिनटेक का, वो भी पढ़ाता हूँ। एक ट्रेनर भी हूँ मैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। वहाँ पर डीबीएमएस यानी कि डेटा साइंसेस से मैं तकरीबन 6 साल से एसोसिएटेड हूँ, ट्रेनिंग्स देता है। तो आपको एक कंबाइंड मिक्सचर मिलेगा आईटी का खास तौर पे और बिजनेस का। तो अदर देन द सब्जेक्ट, आई ट्राई टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विथ यू। 10 चैप्टर जो है हमारे काफ़ी आसान है। आईटीबी ने जो एक सीक्वेंस रखी है उसको पहले समझा देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आप लोगों से आपके नाम पूछूंगा। जो अगर, अच्छा, मुझे नाम याद उस बच्चे के रहते हैं जो ज़्यादा अटैच होता है। अच्छा, अटैच की बात मैं बता देता हूँ। अटैच का मतलब ये देखो, पहले मेरे लिए ना शान और शबाना बराबर है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, शान और शबाना बराबर है। यानी अगर लड़का मेरी डांट सुन रहा है तो लड़की भी सुनेगी। तो ये अपने सामने ये नहीं चलता, ठीक है। तो जितनी भी नज़ाकतें हैं ये सारी हम कहते हैं कि भाई नहीं। और मेरा और आपका ताल्लुक एक चीज़ से, और वो ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हटा दो, ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, ना आप मुझसे बात करना चाहेंगे, ना मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये सब्जेक्ट हमारे एक म्यूचुअल है। तो जो इसके साथ वफादारी करेगा वो मेरा फेवरेट है, जो इसके साथ बेवफाई करेगा उसको हम लात मारेंगे। कहने का मकसद ये है कि भाई आपकी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन इस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। हाँ, फिर इसके बाद जितना आपसे ताल्लुक बनेगा हम तफरियाँ भी करेंगे, लेकिन तफरी करना अल्टीमेट गोल नहीं है। गोल ये है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए।
देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको डे 1 पे मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद मुझे बताना जरूरी नहीं समझता, फायदा नहीं है ना, रोज की ये अम्मा अब्बा की तरह, तायाओं की तरह मैं लेक्चर देता रहूं, फायदा नहीं। देखो यार, सिंपल सी बात बताओ, पीआरसी इज नॉट अ सीए। पीआरसी को सीए मत समझ लेना। पीआरसी क्या है कि सीए का जो दरवाजा है ना, उससे पहले की जो लाइन लगी होती है ना सिक्योरिटी के लिए, ये वो है। ये 5 पेपर वो सिक्योरिटी के वो बैरियर्स हैं जिसको क्रॉस करके आप जाओगे और टिंग टिंग ना बजे ना, तो समझ लो कि आप उस जगह में एंटर कर सकते हो। और जहां भी टिंग टिंग बजा ना, गार्ड में बोला भाई साइड पे आ जा चल, और वो गार्ड कौन है? हमारा आईके। वो बोलेगा चल बेटा। आपकी वीकनेस आईकेप के एग्जामिनर की स्ट्रेंथ है। तो जो छोड़ के जाओगे ना, वो कहेगा आ जा, कह के लेगा वो। वजह, आप अगर ये छोड़ दोगे पे ये तो छोड़ यार, वो कहेगा अब यही बता मुझे। यानी कि ये वो इंसान की तरह है कि जिसको पता चल जाता है कि बच्चा क्या गलती करके आया है, और इस चीज को लोग बहुत ज्यादा नॉन सीरियस लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखो बेटा, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है ना, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो आज एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स दिस क्वालिफिकेशन, द वे यू आर सीरियस फॉर दिस क्वालिफिकेशन, इसे संभाल के रखना। क्योंकि जैसे जैसे आपके दिन पुराने होते जाएंगे ना, आप डेवलप होते जाओगे। आप यहाँ के माहौल से डेवलप होते जाओगे, यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ डेवलप होते जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना कि आपका यहाँ आना एक पर्पस ओरिएंटेड है। बिना पर्पस के आप यहाँ क्यों आते? आप सारी लड़कियां यहाँ पर आई हैं, आप सारे लड़के यहाँ पर आए, आपस में बैठ रहे हो, ठीक है, बात करो, कोई मसला नहीं, लेकिन पर्पस क्या है? सब्जेक्ट पीआरसी। अगर पीआरसी क्लियर है, अगर पीआरसी टाइम पे क्लियर कर देते हो और क्लास में कोई आपका नाम भी नहीं जानता, तो भी आप सक्सेसफुल हो। और अगर आप पीआरसी में फेल होते हो और आप इस इंस्टीट्यूट के सबसे ज्यादा सोशल पर्सन हो, तो भी आप मेरी नजर में फेल हो, क्योंकि आपका पर्पस आप अचीव करने की हिम्मत नहीं रखते। तो यहाँ पर सोशलाइजिंग करना इतनी के एंटरटेन, अपने आप को फन प्रोवाइड करो। कब? जब आप उस फन को अर्न कर सको। हम यहाँ पर अर्न करते कुछ नहीं है और कहते हैं कि हमने फन करना है। तो फन का मतलब यह है कि अर्न करो। पहले अर्न किस तरीके से करोगे? तमीज से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, काम से काम रखो। आपके पास बहुत से एलिमेंट है फन करने के, बहुत से तरीके फन करने के। आप करो, दोस्तों के साथ बैठो, चिल मारो। लेकिन जहां आपको लगे ना कि कोई दोस्ती आपकी इस पर्पस से आपको हटा रही है, उसको पहली फुर्सत पे बोलो निकल। तो वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट जो करेंगे, होता कुछ ये है, एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। कुछ बच्चे 1-2 दिन किसी भी रीजन की वजह से नहीं आते, तो वो ये समझता है कि भाई अब हम क्लास में जाने का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर तो बहुत आगे निकल चुके होंगे। अब एक काम करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग कवर करते हैं, फिर हम आते हैं। प्लीज ऐसा मत करना। टीचर मैं हूं, मुझे पता है कैसे करना। आप लोग किसी भी क्लास में बैठ के आ जाओगे, मैं आपको सारी चीजें कवर करवा दूं। ठीक है बेटा? तो आपके इस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, इस सब्जेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। मेरे पास जो है वो आपको दे दूंगा, बस इसे संभाल के रखना है। आपके साथ बहुत सी जर्नी में है ना, कर्व्स आएंगे। कर्व्स क्या आएंगे? आपका सबका रिजल्ट आ चुका है, कोई वेटिंग फॉर रिजल्ट तो बच्चा नहीं है। 90 डेज के टेन्योर, यानी आपने आईकेएप में रजिस्ट्रेशन करवा दी अपनी, या अभी होगी? पहली फुर्सत में मंडे को रजिस्ट्रेशन करवाना थी, क्योंकि जब तुम रजिस्ट्रेशन करवाओगे, इसके बाद तुम्हारी 90 डेज का काउंटडाउन शुरू होगा, और 90 डेज कंप्लीट होने के बाद ही तुम पेपर दे सकते हो, इससे पहले तुम पेपर नहीं दे सकते। और अगर किसी बच्चे ने जितना लेट किया, उसका 90 डेज उतना लेट कवर होगा, और जितना लेट कवर होगा कोर्स पीछे जाता जाएगा। और एक बात याद रखना, कोई ट्रायल एंड टेस्टेड बेस पे नहीं कि मैं पहले पढ़ के देखूंगा या देखूंगी, फिर मुझे लगा कि मैं पेपर दे सकती हूँ तो मैं पेपर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं करना। 5 पेपर किस किसने उठाए? सारी बच्ची ने उठाए। 4 किसने उठाए? थोड़ा हाथ तो ऊपर कर, टूंडे वुंडे हो क्या तुम लोग? 4 वाले कौन है? आप हो, आप हो, और यानी मेजोरिटी 5 वाली है, या कोई 2-3 वाला भी है? 2 वाले हैं आप लोग, 3 वाले हैं, 2 वाला कोई है, 1 वाला?
5 वाले बच्चों को एक काम ये करना है भाई, 5 पेपर 4 महीने के अंदर देने, 5 पेपर 4 महीने के अंदर देने हैं। कैसे देने हैं? डे 1 से 7 रखिए। यकीन जानो, अगर कोई पेपर को पाइलअप कर दिया ना, वो इतना बड़ा आपके लिए वबाले जा बनेगा ना कि आपकी नानी याद आ जाएगी उसको कवर करना, फिर कवर नहीं होता। मैं हफ्ते में मिलूंगा सिर्फ 2 दफा, सैटरडे संडे, क्योंकि बाकी दिन मेरी ऑफिसेज होती हैं और ट्रेनिंग्स होती हैं। फिर इसके बाद सैटरडे, अभी आप लोगों से फारिग होकर 10 बजे से रात 11 तक मेरे यही क्लास है। सैटरडे और वीकडेज में 7 से लेकर 12 तक मेरी क्लास है। तो मैं आपसे बहुत कम मुलाकात करूंगा, सैटरडे संडे मुलाकात करूंगा, लेकिन पर्पस ओरिएंटेड मुलाकातें होंगी। हाँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लगा दूंगा, लेकिन वो भी होगी 1 घंटे की। मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि मुझे पता है इस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको किस तरह से लेके चलना है और फास्टेस्ट वे कॉम्प्रिहेंसिव कंसाइज कंप्लीट कैसे करना है मुझे पता। तकरीबन कोई 7वीं 8वीं अटेम्प्ट है मेरी इसको पढ़ाते हुए। मेरी खुद अब एक बुक भी आ चुकी है नीचे, आप लोग अगर उससे परचेज कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डे 1 से परचेज करके रख लें, नीचे स्टोर पे बुक आ गई है, ठीक है, उसको आप ले लें, अपने पास फौरन रख लें। और उसको जब आप देखेंगे तो मेरी इतनी गारंटी है कि उसमें जो चार्ट का सिस्टम है, मैंने ट्री चार्ट बनाया है, उस चार्ट को एग्जाम से 1 घंटा पहले भी किसी ने गो थ्रू कर लिया, पूरा आईटीबी रिवाइज कर लेगा वो, आप लोग देख लेना। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग अगली क्लास से वो बुक्स जरूर अपने साथ रखें ताकि मुझे बताने में आसान हो। पहली बात। अच्छा, अब इसके बाद ये कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट पे बात करता है। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ तक थी, अब इसके बाद मैं इसकी इस तरह की कोई बात नहीं करने वाला। आईटीबी के हमारे पास 10 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं बड़े ही कोई जबरदस्त किस्म के आसान। आसान का मतलब यह है कि जिससे इंसान की रिलेटेबिलिटी होती है ना, वो चीज इंसान को जल्दी समझ आ जाती है। और जिससे इंसान की रिलेटेबिलिटी ना हो ना, आप में से साइंस का कौन है? माशाल्लाह, सारे डॉक्टर बनना चाह रहे थे या इंजीनियर? इंजीनियर कौन बनना चाह रहा था? आप बना रहे थे, आपको बनी भी। और फिर आप ऑप्शन खुला हुआ था, कहां से करना चाह रहे थे? डॉक्टर कौन बनना चाह रहा था? नहीं किया ना एक्सेप्ट, हम नहीं किया। डोमिसाइल का किस किस का इशू आया? कोई बात नहीं, सारा गुस्सा यहाँ सीए में निकाल देना पड़ेगा, ठीक है ना? जो कुछ कर भाई देखो, डॉक्टर को भी हम काम पे रख लेंगे ना, हम अपना हॉस्पिटल खोल लेंगे ऐसी की तैसी होगी। न्यूरो सर्जन को भी तो जगह चाहिए ना, क्लिनिक चाहिए ना, पानी वाला इंजेक्शन डालने के लिए, बंटी डालने के लिए। हाँ भाई खा, ठीक हो जा। हम खोल लेंगे क्लिनिक, डॉक्टर बोलेंगे बैठ चुप। तो हम बिजनेसमैन अगर बन गए तो हम तो पूरी इकोनॉमी चला सकेंगे, हमें जरूरत ही नहीं। इंजीनियर बुला लेंगे हम अपने, ठीक है? तो सारा गुस्सा निकालना है यहाँ पे। तो 8 जो चैप्टर है ना, ये मैंने इससे थोड़ा पोलिंग करवा ली कि देखो जो 8 चैप्टर हैं, ये जानते हुए भी कि आप सारे साइंस बैकग्राउंड के, फिर भी आसान है, फिर भी आसान है। 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मीडियम लेवल के मुश्किल, यानी कि 8 चैप्टर मैं कहूंगा इजी है, और 2 चैप्टर कौन से हैं, मतलब इसे मैं क्या कहूं, इंटरमीडिएट लेवल। तो हमारे जो क्लासेस है ना, बहुत ही ज्यादा है ना, पिन प्रिसाइज चलेगी। 2 चीजें आपको लेनी है, एक बुक लेनी है और एक सर तारिक तुलियो की ना एमसीक्यूज की बुक है। ये 2 चीजें, ये 2 वेपन्स अपने पास रख लेना, चीजें आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कोई कह रहा है आईकैप की बुक, उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर कोई पीडीएफ पढ़ने का शौकीन नहीं है तो उसको ये बुक लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको बुक लेने की जरूरत नहीं है। 12। तो ये जो 8 चैप्टर है ना, आपको मैं मिनिमम
एक क्लास, मैक्सिमम 2 क्लासेस में कवर कराऊंगा, मिनिमम एक क्लास, एक चैप्टर एक क्लास में सुकून के साथ, तफरीयों के साथ करूंगा। मतलब कितना छोटा, अभी मैं पढ़ाना थोड़ा सा शुरू करूंगा तो आपको समझ आना शुरू। तो यहां तक हम रहते हैं चीजों में। एमसीक्यूज का पेपर होता है इसका। आजकल जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो 2 स्टेटमेंट थ्योरीज आ रही हैं, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, 2 आपके पास ऑप्शन आते हैं, आपको कहा जाता है भाई इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो वो होते हैं थोड़े सिनेरियो बेस्ड। तो आपको करना ये है कि थोड़ा सा अपनी है ना चीजों को बेस्ड ऑन सिनेरियो थोड़ा सा डीप जाना है, और डीप जाने के लिए आपको बुक हेल्प करेगी। देखो मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो, मेरा नाम लेने में बुक मिल जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है। सुनते जाओ बस। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस करते क्यों? बेहतरीन, पता तो है। बिजनेस करते हैं प्रॉफिट करने के लिए। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं पता तो है। मिसाल के तौर पे ये मिस्टर ए हैं, इनके पास है, लेट सपोज ये अल्लाह ने की दे ये बलून है, ठीक है। इनके पास आता है एक छोटा सा बच्चा, छोटे बच्चे हो क्या, ठीक है। ये बच्चा आता है और कहता है भाई मुझे अंकल बलून चाहिए। अंकल बोलते बेटा पैसे देने पड़े। बोला कितने का है? बोला बेटा 10 रुपए। बोला ठीक है अंकल, ये लें 10 रुपए। ये 10 रुपए किसके पास आ गए? इनके पास आ गए। और ये बलून अब किसके पास आ गया? मुझे बताओ, ये जो 10 रुपए हैं इसे हम क्या कहेंगे? नहीं, इसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस, इसे हम कहेंगे रेवेन्यू, इसे हम कहेंगे रेवेन्यू। अब ये 10 रुपए लेके बैठे हुए एक जगह पे मिस्टर ए, और ये हिसाब लगा रहे हैं मैंने कमाया कितना, मैंने कमाया कितना। तो उसने कहा कि यार मैंने 5 रुपए का लिया था बलून। कितने का लिया था? 5 रुपए का लिया था बलून। तो ये जो अब मेरे पास 5 रुपए बच गए, ये क्या है? मेरा प्रॉफिट है। अब यहां पर क्योंकि आप लोग पहले से अकाउंटिंग क्लासेस ले चुके हो, तो हमारे जो काशिफ भाई हैं उन्होंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में अगर थोड़ा बहुत बताया हो तो सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट की 2 किस्में हैं, प्रॉफिट की 2 टाइप्स हैं। एक प्यारे बच्चों है ग्रॉस प्रॉफिट, एक है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस का मतलब कि रेवेन्यू में से कॉस्ट के एलिमेंट को निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो होता है ग्रॉस। यानी ये जो 5 रुपए, ये कौन सा प्रॉफिट है? अब लेट सपोज के वापसी में चलते हुए आ रहा था, उससे भूख लगी तो उसने 1 रुपए का बिस्किट खा लिया, तो यहां पर इसने 1 रुपए का एक्सपेंस माइनस किया, तो अब उसके पास प्रॉफिट कितना बच गया? 4 रुपए का। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 4 रुपए ये नेट प्रॉफिट। अब ये मैंने बहुत ही बच्चों वाली एग्जांपल दी है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं, और हर बिजनेस ऐसे ही चलता है। हर बिजनेस, आप लोग ड्रेस लेने जाते हो, जितने की प्राइस आप पे करते हो वो उस बंदे के लिए पूरा का पूरा क्या प्रॉफिट होता है? वो आपको क्या कहता है? भाई मैं तो इतना कमा भी नहीं रहा, 40 रुपए तो मेरा प्रॉफिट है, 30 रुपए तो मेरा प्रॉफिट है। इसका मतलब यह है कि अगर वो 500 रुपए की चीज बेच रहा है और उसमें वो कहता है कि यार भाई मैं इसमें 30 रुपए कमाऊंगा, तो इसका मतलब क्या? 470 रुपए तो उसकी कुछ चीज की कॉस्ट है। अब अल्लाह जानता है सही कह रहा है गलत कह रहा है, लेकिन मैथमेटिकली तो इसका मतलब ये हो ना उसकी 470 की कॉस्ट है। अब हम इसमें इस बहस में नहीं जा रहे कि वो 470 इन रियल है क्या नहीं, 470 की कॉस्ट है। 30 रुपए में वो क्या करेगा? बिजली का बिल, दुकान का रेंट, फला फला निकाल के 10 रुपया घर ले जाएगा प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट क्या होता है? वो अमाउंट जो आप अपने साथ लेके जाते हो घर पे। जो सेलिंग प्राइस है वो आपका प्रॉफिट नहीं होगी, वो रेवेन्यू आप उस पर तो आप बेचते हो।
मैंने अगर ये चीज खरीदी 200 रुपए की है और मैं इस भाई को 300 की बेच रहा हूं, तो क्या मैं 300 रुपए लेके नाचना शुरू करूं, मेरे प्रॉफिट हो गया? कोई भी बोलेगा पागल है क्या? साइंस वाला बच्चा ही बोलेगा आओ तुम्हें टीके लगाऊं, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। वो बोलेगा 200 रुपए की तो चीज ली थी, 200 रुपए माइनस कर। मतलब ठीक है, फिर क्या अगर बोला 100 रुपए बचेगा? बोलेगा हाँ। बोला भाई तेरा ये रेंट लगा है, तेरा बंदे की सैलरी लगी है, उसको हिसाब पे ला। लगा ये बात तो सही है, 50 रुपए का। बोला अभी जो 50 बचा ये तेरा असल प्रॉफिट है, जिससे क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट, जिसको एक और नाम भी देते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। एक और नाम भी देते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखो एग्जाम्पल हमने ली, लेट सपोज एक और लेते हैं, 500 की चीज थी, 200 का कॉस्ट लगी, ये सेलिंग प्राइस है, सेल है, ये कॉस्ट है, ये 300 का मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये मेरे पास आ गया एक्सपेंस लेट सपोज 100 रुपए, और ये आ गया 200 रुपए का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जैसे ही ये मैं पॉकेट में डाल के लेके जाने लगा, एक भाई साहब आ गए जिसको हम कहते हैं टैक्स वाले भाई। उसने बोला किधर मेरे पैसे ला, मेरा 40 लाख रुपया किधर है? उसने बोला भाई मेरा पैसे ला। तो बोला हाँ भाई आपके कितने बनते? बोला आपके प्रॉफिट पे 10%, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस नेचर में फॉल करता है, आपका प्रॉफिट कितना है, उस हिसाब से वो क्या करेगा, एक परसेंटेज काउंट करेगा। उस परसेंटेज पे आपको क्या करना पड़ेगा, 200 का 10% कितना? तो अब ये 200 रुपए में से 20 रुपए आपने टैक्स वाले को दिया, बाकी 180 रुपया बोला अब जल्दी ये लेके घर निकलो वरना कोई और आ जाए। ये है पूरा, इसमें कोई मसला था नहीं था। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप क्या चीज नोट करोगे? कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके अराउंड जो लोग हैं उनकी नीड्स को और वांट्स को आइडेंटिफाई करोगे। नीड्स और वांट को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा अरे इसका कारोबार करूंगा तो बड़ा मशहूर होगा, इसका कारोबार करूंगा तो मैं चल जाएगा मेरा बिजनेस। आजकल सबसे ज्यादा बिजनेस कौन सा चलता है? ठूसने का। भुक्कड़ कौन है हमारी, जहां फ्राइडे नाइट शुरू नहीं है वहां खाने के लिए सब घर से निकल गए। तो कहने का मकसद क्या है कि हमारे यहाँ फूड के बिजनेस बहुत जबरदस्त चलते हैं, फिर क्लोथिंग बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो कहने का मकसद है हमने नीड्स देख लिया, मैंने कहा यार बंदा खाना तो खाएगा ही, कपड़े तो पहनेगा ही, एजुकेशन तो लेगा ही, घर तो चाहिए ही। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस नीड्स में आते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस जो वांट्स में आते हैं। तो डिपेंडिंग, जब आप बिजनेस करते हो तो सिर्फ क्या आपको अपना फायदा मिलता है? एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना बच्चों, तो ओनर अपने पास प्रॉफिट लेके जाता है, गवर्नमेंट अपने पास शाबाश टैक्स लेके जाती है, आपके बिजनेस में लोगों को मिलती है एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनको मिलती है उस एम्प्लॉयमेंट की सैलरी, सैलरी पे गवर्नमेंट फिर आ जाती है मेरा हिस्सा ला, तो गवर्नमेंट को यहां से भी टैक्स मिलता है। एक कहलाता है प्रॉफिट पे लगा जाने वाला टैक्स कहलाता है इनकम टैक्स, और सैलरी पे लगा जाने वाला टैक्स कहलाता है सैलरी टैक्स, ठीक है ना। तो एक तो मुझसे टैक्स लिया और मेरे बिजनेस में जो एम्प्लॉय थे उनसे भी टैक्स लिया। अब जब ये दोनों से टैक्स जमा करेगा तो ये इन्वेस्ट कहां करेगा? गरीबों पे, गरीबों और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो कहने का मकसद है कि गरीबों पे खर्च करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, अपने आप को बेहतर करेगा। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, वो दूसरे वाले। और जो एम्प्लॉय है उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ेगा ना।
भाई पहले आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो पहले आप मेहनत करते थे कि खाना खा लूं 2 टाइम का 3 टाइम का। अब खाना खाने लगे तो आपने कहा यार बेहतर खाना खाने लगूं। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बोलोगे यार मैं खाता तो सिर्फ बारबेक्यू नाइट का ही हूँ या कुलाची का। अब आपने स्टैंडर्ड बढ़ गया आपका, क्योंकि आप क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अब आपसे कोई बोलेगा भाई यार ये चीज यहाँ इतने की सस्ती मिलती है, बोले यार बात सस्ते और महंगे की नहीं है, बात क्वालिटी की है ना। ऐसा भी एक दिन आ जाता है ना। तो उससे क्या होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, उसके पास पैसे होंगे तो अच्छी एजुकेशन लेगा। लिविंग स्टैंडर्ड में और किस तरीके से बढ़ सकता है, वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करेगा। एंटरटेनमेंट के लिए उसे एक्टिविटीज चाहिए होंगी, पार्क जाने का दिल करेगा, सिनेमा जाने का दिल करेगा, मॉल्स जाने का दिल करेगा, प्लेलैंड जाने का दिल करेगा। तो उनके भी तो बिजनेस, एक पैसा आपके पास थोड़ी रहता है, मार्केट में ऐसे रोटेट होता है और सबको फैसिलिटेट करता है। तो बिजनेस सिर्फ बिजनेसमैन को फायदा नहीं देता, पूरी कम्युनिटी को फायदा देता है। लेकिन वो कम्युनिटी को तब फायदा देगा जब आप बिजनेस अपने लिए ना करो, सामने वाले के मसले को हल करने के लिए लग करो। वापस रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस तब शानदार बनता है जब आप सामने वाले के मसले को हल करो। सामने वाले का मसला आपने हल कर दिया, आपका बिजनेस सक्सेसफुल। सामने वाले का मसला हल नहीं कर सके, आप मार्केट से आउट है। तो हर दफा आपको सामने वाले, इवन बड़ी बड़ी कंपनियां अगर हमारे मसले हल नहीं कर सकती, वो रातों रात आउट हो जाती है मार्केट से। तो कंपनीज को क्या करना पड़ता है डेली बेसिस पे। आपको पता है हमारे पास एक कंपनी है नेल्सन, पेंट नहीं, रिसर्च कंपनी। आप ये जितने चर्सी देखते हो ना, कचरा चुगने वाले, जो कचरे उठाते, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा बोरी में, ये एक जगह जमा होते हैं। जिस जगह जमा होते हैं ना, वो जगह मैंने देखी है। तो समझ लो कि ये साइड है भादराबाद के कचरे की, ये साइड है लेट सपोज तारी रोड। अब भादराबाद तो बहुत बड़ी जगह है, ये फला जगह की, ये लेट सपोज लियारी का, ये गुलशन का, ये नॉट, ढेले लगे हुए होते हैं। उनमें से फिर कंपनी आके बोलती है शान के पैकेट किस इलाके में ज्यादा बिके, निकालेंगे। निकालते हैं, कचरा चुपते हैं। तो उनको रियल नंबर पता चलता है, मेरा यूजर कहाँ स्टैंड करता है, मेरा यूजर किस इलाके में, कचरे से पता करते हैं। व्हाइट बिरयानी खाई होगी, शान ने आज से पहले कभी व्हाइट बिरयानी नहीं निकाली। अच्छा हुआ ये कि जब व्हाइट बिरयानी जब किसी ने इन्वेंट की थी, पता नहीं किसने की थी, लत लगा गया। जिसने व्हाइट बिरयानी इन्वेंट की थी ना, तो उसका चक्कर ये था कि वो बनाता था मिक्स मसालों से, घर के मसालों से मिलके बना लेते। घर में अम्मियां नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ बना ही देती हैं, हमें ही बना देती हैं 12। तो बहुत डिमांड बढ़ने लगी, भाई व्हाइट बिरयानी मशहूर, फला जगह की व्हाइट बिरयानी। उसने क्या कर दिया, उसने अपनी प्रोडक्ट निकाली, प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड जिसकी थी, इतनी बड़ी कंपनी को भी मजबूर होना पड़ा ये प्रोडक्ट निकालने के लिए, है ना। तो शान ने भी अपना बिरयानी मसाला निकाला। डेयरी मिल्क जितना इतना बड़ा बिजनेस, उसकी बबली चॉकलेट कितनी पिटी। डेयरी मिल्क की बबली चॉकलेट है, जब वो आई थी ना इतना हाइप था, इतना हाइप था जिसकी कोई हद नहीं। मुफ्त में कोई नहीं ले रहा था, साबुनों के डब्बों के साथ लगानी पड़ी थी उनको, भाई ले लो स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया। विम बार में बिकी है डेयरी मिल्क की बबली प्रोडक्ट। फिर इनोवेशन इज नथिंग, इफ यू थिंक कि इनोवेशन से आप अट्रैक्ट कर लोगे, हाँ अच्छी बात है, करोगे, बिल्कुल करोगे। लेकिन अगर वो इनोवेशन आपके क्लाइंट का, आपके कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही ना, 2 मिनट में बाहर निकाल देगा वो, 2 मिनट में बाहर निकाल देगा। मैकडॉनल्ड ने अंडे वाला बर्गर निकाला था ना एक टाइम पे, रिसेंटली, हाँ।
मैकडॉनल्ड ने रिसेंटली 6-8 महीने, साल की बात बता रहा हूँ, अंडे वाला बर्गर निकाला। उसने बोला मैं सारे अंडे वाले बर्गर को क्या करूंगा, बीट कर दूंगा। तो बोला बाप का राज है क्या, अंडे वाला बर्गर कौमी खाना है हमारा, अंडे वाला बर्गर खाना थोड़ी है, जरूरत है। आप मुझे एक बात बताओ, मैकडॉनल्ड जाके कोई अंडे वाला बर्गर ऑर्डर करेगा? पहली बात है, मैकडॉनल्ड जाएगा कौन सा बंदा? अच्छा खासा बंदा जाएगा ना, पैसे वाला बंदा जाएगा ना। अब मैं मैकडॉनल्ड जाके भी अंडे वाला बर्गर ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे तो जूते मारने चाहिए ना। हाँ, वो अगर बर्गर्स हो आप तो वो एक अलग बात है, लेकिन भाई अंडे वाला बर्गर की तो खासियत क्या है कि भाई यहां पर निकले, ऑर्डर दिया, चल मेरा भाई। क्योंकि उसमें बंदा क्या करता है, वो पेट भरने के लिए, वो कोई भरम मारने के लिए थोड़ी है। तो मैकडॉनल्ड जैसा ब्रांड भी आपका अंडे वाला बर्गर नहीं सस्टेन होगा। इतना बड़ा ब्रांड, लोग पागल हैं, नहीं रखा उसने, मेन्यू से हटा दिया अपना बर्गर को, एड नहीं लगा रहा वो। आपने मैकडॉनल्ड के बहुत से बर्गर देखे होंगे, फात मुस्तफा का ऐड आता है, मैक्सिकन स्पाइसी, फला स्पाइसी, ये स्पाइसी, बताओ कहाँ है? नहीं चलते। हर फजूल की इनोवेशन नहीं चलती। लेज ने कितने निकाले, तबाही निकाले, लेकिन सबसे ज्यादा हिट कौन सा गया? चीज, सॉल्ट, रेड भी नहीं गया, रेड भी नहीं गया, पेपरिका आई गेस गया, ग्रीन वाला गया, और वो एक दूसरे कलर का पता नहीं कौन आ रहा था, वो हिट नहीं हो सका। स्टिंग देख लो, येलो और रेड, येलो का है, रेड। हर प्रोडक्ट नहीं चलता। पहले तो स्टिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे ठंडी पेनाडोल या कैलपोल दे दिए। आहिस्ते आहिस्ते लोगों का सुर बनना शुरू हुआ। तो कहने का मकसद है कि आपको आपके बिजनेस को लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, और हर टाइम इनोवेशन ना, ये जो कहते हैं ना, मैं इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा, दो चमाटे आएंगी ना क्लाइंट की, आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, आप नहीं कर सकते। सही है, समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो एक बिजनेस से बिजनेस क्रिएट नहीं करता। आप जॉब करोगे ना तो आप सिर्फ अपनी जात को फायदा दे रहे हो, ज्यादा किसको फायदा दे रहे हो? कंपनी को। बिजनेस से पूरी कम्युनिटी को फायदा मिल रहा है। तो बिजनेस करो, छोटा करो, बिजनेस करो। मैंने जॉब की, ये भी एक जॉब का ही हिस्सा है, लेकिन बिजनेस भी साथ क्यों किया? यार बिजनेस में होता ये कि सोनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप होते हो उस जंगल के शेर, आपको सारी जिम्मेदारियां, सारे लोगों की गलत हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, संभालना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जॉब में क्या है, 5 बजे के बाद गए, खत्म। अब ऑर्गेनाइजेशन को आग लगे, कुछ भी लगे, आपको आपकी तनख्वाह मिल रही है, अल्लाह लगे से अल्लाह, हमारे को क्या टेंशन है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो आपको सबकी टेंशन होने लगती है कि यार मेरा फला बंदा ये रेंट देना है, ये देना, वो फिर आपका जिगरा कलेजा बनता है, फिर मजा आता है। तो डिपेंड करता है आप लोगों का एपेटाइट ऑफ रिस्क कितना है, एपेटाइट ऑफ टेंशन कितना है, क्या आप इतना टेंशन बर्दाश्त कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, या आप नाजुक कलियां हो तो वो एक अलग बात है। आप करो, जॉब करो, आराम से जाओ 9 बजे, वो भी एक अच्छी बात है, मतलब मैं इसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। बहरहाल वो एक अपनी अलग बात है। यहां तक कोई मसला नहीं ना? प्यारे बच्चों, बिजनेस का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इसको ऐसे बिजनेसेस को हम कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड। यानी कि मैं थोड़ा इसको एक काम करता हूं, थोड़ा और पीछे से ले आता। एक इंडिविजुअल है, उसके पास, वो पहले चाहता है यार मैं बहुत पैसा कमाऊं, मुझे गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए। तो उसके लिए क्या सूरत हाल है? वो पैसा कमाए, या तो जॉब करे, या पैसा कमाए, या चोरी करे। तो पैसा कमाने के लिए उसको करना पड़ेगा बिजनेस। तो इसका मतलब उसने जो बिजनेस जिस पर्पस के लिए बोला है, वो बिजनेस का पर्पस क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड। ऐसे बिजनेसेस को हम कहते हैं कमर्शियल बिजनेसेस।
आजकल एजुकेशन क्या बन चुका है, कमर्शियल बन चुका है। अब कोई मुल्क संवारने, बच्चे संवारने, चल निकल इधर से, लाओ, सिंपल सी बात है यार। बस मैं एक एक पता नहीं अब मैं गलत हूं सही हूं क्या है। देखो ना, हर क्वालिफिकेशन, हर चीज के लिए ना लोगों को उस काबिल बन। देखो बीच में ना मोबाइल फोन आपने एप्पल का इस्तेमाल अगर करते होगे तो बीच में जो केपीए कहते हैं, जो इंपोर्ट होके आते थे किट्स, मोबाइल फोन में किटें आती थी, तो आईफोन हर किसी के पास आने लगा था। आईफोन को कैरी करने का एक अपना चार्म होता है। सामने वाले बंदे को देख के पता चलता है ये आईफोन यूजर है या नवा नवा पैसा आया तो इसने आईफोन लिया। देखो ब्रांड है ना, आप पहन सकते हो, कैरी करना नहीं सीख सकते। हम यहाँ ब्रांड पहनने पे काम करते हैं, ब्रांड कैरी करने पे काम। ऐसे बनो आपके पास 3310 भी हो ना तो लोग बोले अरे इतना पैसे वाला और 3310 लेके घूम रहे। जैसे हम जिंगर बर्गर को बोलते हैं, मार्क जिंगर बर्गर, अरे एक ही टी शर्ट पहन के पूरी जिंदगी गुजार रहे। यही सुनने में आता है ना, कितना सिंपलिस्टिक बंदा है कि एक जीन्स एक टी शर्ट पहनता है जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा भाई, तो उसकी सिंपल जीन्स और टी शर्ट को भी लोग वाव फैक्टर के तौर पर लेते हैं। आप सूट पहन के चले जाओ, शादी में आपसे बैठा नहीं जाने वाला क्योंकि आपकी आदत नहीं है। तो कैरी करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है बनिस्बत आप जो चीज पहन रहे हो उस पर। जब कैरी करना आ जाएगा कुछ भी पहनोगे ढंग के लगोगे। जब कैरी करना नहीं आएगा ना, आप वही जो ईदों और शादियों में जो तैयार होते हैं ना वही लगोगे। हाँ भाई सिंपल सी बात है, मैं ऐसी बात करता हूँ साफ सी बात। मुझे मैं वो थोड़ा कोटेड वोटेड नहीं, मैं ऐसी बात मतलब रियलिटी बात करता हूँ, मैं कोई वो नहीं करता। सिर्फ बुरा लगे तो यार मैं सॉरी तो बोलूंगा नहीं, क्यों बोलूँ भाई, गलत बात करूँ तो बोलूँ ना, मैं सॉरी क्यों बोलूँ। तो भाई अगर बुरा लग रहा है तो भाई बता देना, मैं फिर भी करूंगा। तो कहने का मकसद है कि भाई आपका बिजनेस आप कर रहे हो, गवर्नमेंट आपके पास आती है और गवर्नमेंट आपको कहती है भाई मेरा हिस्सा निकाल, तो बोलते हैं यार बेहतरीन हो गया, मतलब मेरा भी फायदा हो, गवर्नमेंट को पैसे देके गवर्नमेंट भी अब काम कर रही है गरीबों पे। अब क्या हुआ, इस इंडिविजुअल के साथ एक और इंडिविजुअल आया, वो थोड़ा दीनदार बंदा था, ठीक है ना, वो दीनदार तो नहीं है, वो थोड़ा सा था, नहीं हर चीज पैसा नहीं होती, हर चीज पैसा ही होती है, ये बोंगिया मारना बंद कर दे। हर चीज पे पैसा ही होती है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता बाबू, ठीक है ना। ये चवलियां कहीं और, ये यहाँ पर भाषण नहीं पैसे के बगैर आप, नहीं भाई पैसा है सही है, ठीक है ना, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल एक बंदा आया, बोलते क्या तुमने पैसा पैसा, लोगों की खिदमत करो, पैसे लाओ उसके लिए। मुफ्त में इलाज होता है क्या किसी का? पेट क्या मच्छी भातों से भरा जाता है, रोटी से भरा जाता है पेट, और रोटी के लिए चाहिए पैसा। तो उस इंडिविजुअल ने बोला नहीं, मैं तो लोगों की खिदमत के लिए पैसा वो काम करूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला मेरी बात सुन भाई, गवर्नमेंट ने क्या बोला, बात सुन भाई, ये काम मेरा है। ये काम किसका है? मेरा है, क्योंकि मैंने जितने इदारे खोल के रखे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, मैंने जितने इदारे खोल के रखे हैं और जिनको मैं संभाल रही हूं, उसका पर्पस ही है लोगों की फलाह करना, लोगों के काम आना, गरीबों के काम आना। तो मैंने जिन जिन इदारों को खोल के रखा है उनको तभी तो मैंने नाम दिया पब्लिक सेक्टर का, कि ये सेक्टर जितनी भी चीजें हैं मैंने लोगों के लिए खोली है। मेरा मकसद इससे कमाना नहीं है। तो सर जब उसके बंदे ने सवाल किया, सर जब कमाना मकसद नहीं है तो आप पैसे क्यों लेते हो? बोला खर्चा भी तो चलाना है ना, मैंने कमाने की नीयत से पैसे नहीं लेता, संभालने की नीयत से पैसे लेता हूं। समझ आ रही है बात? अगर सिविल हॉस्पिटल पैसे ले रहा है तो वो इसलिए नहीं ले रहा कि उसको कमाना है, वो इसलिए ले रहा है कि भाई यहाँ पर लोग जो काम करते हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं उनकी तनख्वाहें भी हैं, बिजली का बिल भी है,
रेंट भी है, XYZ बहुत से खर्चे हैं, वो कैसे आएंगे? बोले अच्छा इसलिए लेते हो? बोला हाँ इसलिए। तो बोले देख ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट कह रही है अगर ये जिम्मेदारी तू लेता है तो फिर इस चीज का जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा कि कल को तेरे पास अगर पैसों की या फंड्स की कमी हुई और तू मदद नहीं कर सका और तू मेरे पास आया। रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट क्या कहती है? सारा काम किसका है? मेरा है। अगर ये काम की जिम्मेदारी तू बिला वजह अपने पे ले रहा है, अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि कल को ये बंद हो, कल को तू लोगों की मदद ना कर सके, कल तेरे पास पैसे नहीं हो, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो बोला ठीक है, मुझे भी कोई नाम दे दो। तो बोला ठीक है, एनजीओ नाम दे। तो एनजीओ ऐसे पढ़ा नाम। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चबाटर हो गए तुम लोग तो यार। ठीक है जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बस 2 मिनट और बात करेंगे फिर कटेंगे। तो हमने अच्छा बोला यार मदद ही नहीं करोगे? बोला हाँ कभी नहीं करूंगा मदद, पैसों की जरूरत पड़ी। फिर उसको अकल दिखानी हमें कि मस्जिदों में एसी लगाने से ज्यादा बेहतर है कि मस्जिदों के खर्चे संभाल लें। एसी लगाना बुरी बात नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? वन टाइम इन्वेस्ट करके नाम क्यों बड़ा करना चाहते हो? थोड़ा करो, रोज करो। ओ भाई फला हाजी साहब है 10 एसी लगा दी, संभाल, बिजली का बिल बाप देगा तेरा? नहीं देगा कोई भी भाई, क्योंकि पता है इसके बाद फटेगी उसकी। जिस तरह के यूनिट चल रहे ना, 2 एसी अगर चल गए ना 2 नमाजों में, हाजी साहब आ जाएगा माइकल जैक्सन बन के और बोलेगा ये इतना एसी क्यों चलता है। फिर इमाम साहब को भी सुनाएगा, मुअज्जिन को भी, सबको सुनाएगा, और फिर लगा देगा पर्दे एसी पे। तो भाई उसको अकल ठिकाने, उसने बोला भाई एक काम करता हूँ, मैं कोई एक ऐसी एक्टिविटी करना स्टार्ट करूँ ताकि मैं अपने काम। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ अब आई समझ, अब आया मजा। पैसा तो चाहिए भाई। कुछ काम होते हैं, हाँ 2 तरह के, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में कुछ कैटेगरी है, जैसे अच्छे तरीके से बात करना इबादत है, माँ बाप का ख्याल रखना इबादत है, बड़ों का अदब करना इबादत, ये एक अलग चीज है। बाकी सारी चीजें नीड्स कायदे आजम। माय डियर स्टूडेंट्स, और कायदे आजम ऐसे नहीं आते, बड़े नाराज हैं वो उसके पास आते हैं जो बोलते हैं हर महीने मेहनत करता है, तो आखिरी दिन आते हैं हाँ बोले, उस पर तनख्वाह के तौर पे आते हैं और फिर वो फौरन चले जाते, मैं जा रहा हूँ। तो हाँ कायदे आजम ऐसे चल रहे हैं आजकल। ठीक है जी, तो यहां तक हमने जो बात की, यह हमने आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 का पहला पेज पढ़ लिया। ठीक है भाई, अब कल की क्लास में फिर फुल लेके चलेंगे, क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा बातें भी की और थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ। कल की क्लास में इंशाल्लाह इसको तकरीबन 80% तक लेके आ जाएंगे। ठीक है जी, कोई बात समझ नहीं है तो पूछ लो भाई। ऑनलाइन वालों जिंदा हो, जरा जवाब दो बेटा। लगता है सो गए। चले जी, इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें।